इसको ट्रू वैल्यू हमने मान लिया है और मानने के बाद इतनी की गलती चली आई है, तो प्रश्न ये राइज होता है कि ये ट्रू वैल्यू मान ली गई है और उसको मानने पर इतनी एरर आई है, तो क्या इसमें से एरर को अगर इंटरेक्ट कराएं, जोड़ घटा दें, तो क्या हमें सचमुच की ट्रू वैल्यू मिल जाएगी जो हम अभी तक नहीं निकाल पाए हैं? इसको इस तरीके से हम लिखते हैं। तरीका लिखने का तो मैं बात समझा रहा हूँ। हेलो बच्चों, महादेव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स की। अब एरर्स का फिजिक्स में कंसेप्ट क्या है को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। हम इस पर आके बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जो एरर का कंसेप्ट है, जो अप्रोच है, वो कहाँ तक जेन्युइन है, कहाँ तक जेन्युइन नहीं है, इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए और होता भी है। अभी ये मानकर कि हम एरर जानते हैं, क्यों एरर जानते हैं, एरर होता भी है कि नहीं होता है, इन बातों को दिमाग से हटाकर सिर्फ हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर एरर है तो कैसे है और हम उसे कैसे जानेंगे, उसकी कैलकुलेशन को, उसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को कैसे हम फेस करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जानने के पहले हम ये कहेंगे कि इसके पहले का जो मेरा वीडियो है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स पर है, इसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दे रहा हूँ, आप उसे पढ़ो। बिना उसे जाने एरर के बारे में हम ठीक से नहीं जान सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं एरर के कंसेप्ट को। अच्छा, एक चीज़ और, ये पूरा जो एरर का कंसेप्ट है केवल इस सिंगल वीडियो में नहीं आ पाएगा। मैं 2 वीडियो और ले रहा हूँ, इसमें एरर की जनरल बातें होंगी। अगले वीडियो में उनके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात होगी और लास्ट वीडियो में फिर मैं तब IIT वगैरह के क्वेश्चंस लूँगा और हमसे देखेंगे कि एरर पर कैसे चैलेंजिंग क्वेश्चन बनते हैं और कैसे इजीली हम उनको डील करते हैं। तो चलो फिर से दोबारा मैं कह रहा हूँ कि मैं एरर की शुरुआत कर रहा हूँ। देखो, मैंने यहाँ लिखा है एरर मीन्स अनसर्टेनिटी। मीन्स सिंपल भाषा में जब कोई मेजरमेंट लेते हैं तो जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आती है, अनिश्चितता आती है, मीन्स रिजल्ट सही नहीं आता है, तो हम बोलते हैं कि एरर है। एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो आपके पास एक स्केल है जिसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। हमने बताया था कि लिस्ट काउंट के मायने क्या है। किसी भी मेजरिंग डिवाइस से जो सबसे छोटी एग्जैक्ट वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं वो लिस्ट काउंट कहलाती है। जैसे आप अपने लाइफ में जो स्केल यूज करते हो ना बेटा, उसे ध्यान से देखना, उसकी जो लिस्ट काउंट है, जो सबसे मिनिमम मेजरमेंट है, वो है 1 mm, 1 मिलीमीटर। जो आप रिस्ट वॉच पहनते हो जिसमें निडल घूमती है, उसका लिस्ट काउंट है 1 सेकेंड। वर्नियर कैलिपर्स की अगर हम बात करें, जो शायद आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, उसका लिस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। इस गाज का अगर की बात करें तो उसका लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। तो हर मेजरिंग डिवाइस का एक लिस्ट काउंट होता है, मीन्स उससे छोटी वैल्यू एग्जैक्टली मेजर नहीं की जा सकती है। अब चलो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई स्केल है आपके पास, ये 0, 1, 2, 0 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर की रीडिंग इसके ऊपर लिखी हुई है। इस स्केल को मैं नीचे थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे। ये है तुम्हारा 3 मिलीमीटर। ऐसे एक स्केल है। मान लो कोई लेंथ है रॉड की और वो लेंथ ऐसे आई। ये रॉड है, ये रॉड की लेंथ है। तो देखो, अगर हम इसे मेजर करें तो ये कह पाएंगे कि ये लेंथ, यहाँ तक की जो लंबाई है 1 मिलीमीटर है, ये जो एंड पॉइंट है ये 1 और 2 मिलीमीटर के बीच में है। अब चूंकि हम 1 mm से छोटा नाप ही नहीं सकते हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि इस एंड पॉइंट की रीडिंग क्या होगी? क्योंकि जो मिनिमम रीडिंग हम ले सकते हैं वो 1 और 2 mm के बीच में है, 1 और 2 mm के बीच में है। तो कोई बोलेगा ये रफली हो गया 1.5 mm, तो कोई लिबर्टी लेकर बोलेगा नहीं भाई ये है 1.6 mm। तो इसके मेजरमेंट में इस प्लेस पर अनसर्टेनिटी है, मीन्स इसमें एक एरर है। तो एक लेमन की लैंग्वेज में, एक सामान्य भाषा में एरर के मायने ये हो गए कि किसी मेजरमेंट में
कहाँ तक अनसर्टेनिटी है। उस अनसर्टेनिटी को हमने क्या नाम दे दिया, नाम दे दिया एरर। ओके, तो यहां पर एरर का कंसेप्ट कुछ ऐसे ही चला। अब हम आगे बात करेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं, मैं आगे बात करूंगा कि एरर के काजेज क्या हैं और एरर को हम मेजर कैसे करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे मेजर करते हैं। तो एरर के काजेज होने के ए नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। बुक्स में या जो हम एकेडमिकली पढ़ते हैं उस भाषा का अगर मैं यूज करूं तो देखो मैंने यहाँ लिखा है कि एरर्स के जो काजेज हैं वो उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या हुआ, अगर एक इजी लैंग्वेज में देखें तो किसी एक्सपेरिमेंट को करने में क्या क्या हम असावधानियाँ, क्या क्या हम इरेगुलरिटीज करते हैं, वहाँ से जो एरर पैदा होती है उसे हमने नाम दे दिया सिस्टमेटिक एरर। तो उसकी भी तीन कैटेगरी हो गई। पहला हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर को कैसे समझोगे, जैसे मान लो कि आपको पता है कि जनरली ओपन प्रेशर पर यानी कि सराउंडिंग के प्रेशर पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो मान लो आपने एक थर्मोमीटर बनाया, ये थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर बनाया, मरकरी बॉइलिंग पॉइंट पर यहाँ तक राइज किया, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ये होनी चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। यूजुअली ओपन प्रेशर पर यानी कि जो इन्वायरमेंट खुला हुआ है तो जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है सेल्सियस स्केल में हम नापते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अब कोई गलती से यहाँ पर लिख दे 140 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री सेल्सियस, तो ये माना जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट को बनाने में जब हमने इसका कैलिब्रेशन किया या ग्रेजुएशन किया, निशान लगा रहे थे तो हमसे गलती हो गई। तो सिस्टमेटिक एरर का या एरर का एक रीज़न ये है कि हम इंस्ट्रूमेंट को ही मैन्युफैक्चर करते समय हमने ब्लंडर किया, गलती किया है, तो इस एरर का नाम हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब चलो हम अगली बात करें, हमने इसे मिटा दिया। अब तो हमने दूसरा रीजन दिया है इम्परफेक्शन इन प्रोसेस। अगर नहीं दिख रहा सुन लो, इम्परफेक्शन इन प्रोसेस। इसके मैंने क्या हो गया कि जिस प्रोसेस को एडॉप्ट हम कर रहे हैं वो प्रोसेस से एररफुल है तो रीडिंग कैसे सही आएगी। चलो एक एग्जांपल लो, जैसे मान लो कि तुम्हें फीवर है और थर्मोमीटर से तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर नापना है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि थर्मोमीटर को हम अपने आर्मपिट में यहाँ लगा देते हैं, यहाँ जो भी रीडिंग आएगी वो रियल टेम्परेचर से हमेशा कम आएगी। तो प्रोसेस ही हमने ठीक नहीं लिया है तो यहाँ भी एरर आ सकती है। तो एक हमने पॉइंट का नाम दे दिया इम्परफेक्शन इन प्रोसेस। ये दूसरा काज हो गया एरर के होने का। अगर हम बात करें, तीसरा मैंने नाम लिया है पर्सनल। तो पर्सनल एरर का मतलब ये है कि जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो थोड़ा सा बायस्ड है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या उसको एक हैबिट सी है कुछ चीज़ों को गलत तरीके से रीड करने की। जैसे मान लो कि 10th क्लास में, अब तो शायद एक्सपेरिमेंट है नहीं, आप आगे करोगे, मान लो 10th क्लास में हमें वोल्टेज नापना है और जो वोल्ट मीटर है उसकी निडल यहाँ है और सपोज करो ये 2 वोल्ट है। अब इस निडल को या इंडिकेटर को नापने का तरीका ये है कि हम वोल्ट मीटर को अपनी आंखों के सामने रखें ऐसे इरेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर और रीडिंग लें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको स्लाइड तिरछा नापते हैं, ऐसे नापते हैं, तो नेचुरली तब जब वो ये काम कर रहे हैं तो ये रीडिंग बिल्कुल ही सही नहीं आएगी, 2 वोल्ट से डिफरेंट आएगी। तो ये जो पर्सनल बायस्डनेस है कि हम बाय हैबिट किसी चीज़ को गलत तरीके से, गलत एंगल से मेजर करते हैं, और भी तमाम तरीके हो सकते हैं हमारे हैबिट के हिसाब से, तो एक रीजन हो गया पर्सनल भी। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात को रिपीट करूं तो देखो, एरर के मैं काजेज बता रहा हूं, एरर के मेजरमेंट को कैसे करेंगे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो जब मैं एरर के काजेज बता रहा हूं तो एरर के लाखों काजेज हैं। एक हमने
एकेडमिकली जैसा बुक्स में है, एक हमने टेबल बनाया, एक ट्री बनाया और ये बताया कि पहला कार्य हो सकता है सिस्टमेटिक, जिसके 3 हिस्से हो गए, इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्शन इन प्रोसेस और ये पर्सनल, और तीनों के हमने अलग अलग एग्जाम्पल दिए। अब इसे मिटा देना ठीक रहेगा। अब आओ, हमने बात किया रैंडम एरर्स, यानी कि एरर के एक रीजन हो सकता है रैंडम, मीन्स जिसकी फोरकास्टिंग नहीं की जा सकती है कि किस वजह से एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम वोल्टेज की मेजरमेंट को ले रहे हो, आप वोल्टेज नाप रहे हो, अचानक क्या हुआ कि वोल्टेज हाई हो गया, किसी वजह से ओवरलोडिंग हो गई सर्किट में, या सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सडनली जिस वोल्टेज को नाप रहे हो ये निडल बहुत ज़्यादा घूम जाएगी, टूटने की भी आशंका है। तो ये तो आपने उम्मीद नहीं किया था कि हो जाएगा, किसी वजह से अचानक ये हो गया। तो यहाँ जो एरर होती है इसके और भी रीजन से और भी तमाम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये हो गया रैंडम एरर। ओके, तो कुल मिलाकर मैंने बात की शुरुआत यहाँ से किया कि, और ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एरर मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी की वजह से पैदा होता है। क्यों पैदा होता है इसका रीजन दिया। एरर होता क्या है हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो एक सामान्य भाषा में मैंने एग्जांपल दिया उसके हिसाब से एरर मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी की वजह से पैदा होता है। और अनसर्टेनिटी होने के कई रीजन हैं। एक का हमने नाम दिया सिस्टमेटिक, जिसके 3 कैटेगरी लिया। दूसरा नाम दिया रैंडम, जिसके बारे में हमने एक एग्जाम्पल से बताया। तो ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अब जिसे मिटा देना ठीक रहेगा, ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये बता रही है कि एरर किन किन वजहों से होता है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है एकेडमिक या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एरर किन किन वजहों से होता है। असली बात यह है कि एरर होता अगर है तो हम उसे नापते हैं, तो कैसे नापते हैं, और यहाँ पर कई क्वेश्चन राइज होते हैं। तो एरर पर आगे बढ़ने के पहले कि एरर को हम मेजर कैसे करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल दोबारा ले रहा हूँ और ज़रा ध्यान से समझो और इसे सोचकर मन में जवाब देना या रिस्पॉन्ड करना। जैसे मान लो ये रॉड है, ये रॉड है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, इसकी लेंथ है 5 मीटर। हमने कहा आपसे कि बेटा इसको नापो कि इसकी लेंथ कितनी है। आपने बाय द वे मेजर किया और ये लेंथ चली है 4.8 मीटर। जो लेंथ 5 मीटर है वो किसी वजह से आपने मेजर किया, वो चली है 4.8 मीटर। तो आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि इस मेजरमेंट में 0.2 मीटर की, या चलो अगर मैं सेंटीमीटर लूँ, ये बहुत बड़ी लेंथ हो जा रही है, सेंटीमीटर लूँ तो हम बोलेंगे 0.2 सेंटीमीटर की एरर है। ओके, तो एरर के मेजरमेंट को हम इस छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब एक प्रश्न राइज होता है, जरा ध्यान से सुनना। इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये सही है, आपको किसने बताया? एज ए ह्यूमन बीइंग जब ये बच्चा नापने में गलती कर सकता है तो जिसने 5 सेंटीमीटर कहा है क्या वो ईश्वर है? हम कैसे मान लें कि उसी की बात सही है, या वो जो बात बता रहा है कि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है ये सही है, और ये जो नापा गया है 4.8 सेंटीमीटर ये गलत है? एज ए ह्यूमन बीइंग ये गलती कर सकता है तो क्या ये नहीं गलती कर सकता है? ये भी गलती कर सकता है। तो मेरी बात को समझो, एरर को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। इस एग्जाम्पल को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं कि ये भी रिजल्ट एररफुल हो सकता है, ये भी रिजल्ट एररफुल हो सकता है। क्यों ये एररफुल नहीं हो सकता है? किसने कहा, किसने आपको राइट दिया कि आप बोल दें कि 5 सेंटीमीटर सही है और सब मान लें और बाकी नापें वो गलत हो जाए? अगर हो सकता है तो आपके बराबर ना है तो उसको गलती मान लो। अगर ये गलती कर सकता है तो यू में आल्सो कमिट मिस्टेक्स, आप भी गलती कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एरर का कंसेप्ट बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। अगर मैं कहूँ तो एरर होती ही नहीं है, और अगर होगी तो जाने नहीं जा सकती। क्योंकि एरर क्यों नहीं होती है? अगर हर मेजरमेंट ही एररफुल है तो क्राइटेरिया कहाँ से लाओगे
कि वहाँ से कंपेयर करके बताओगे कि फला मेजरमेंट एररफुल है। तो अगर हर मेजरमेंट एररफुल है तो ये कहना भी ठीक नहीं है कि कोई मेजरमेंट सही है, सारे मेजरमेंट एररफुल हैं। लेकिन उनको जानेंगे कैसे? जानने के लिए एक क्राइटेरिया होने चाहिए जो बताए कि नहीं वो सही था, वहाँ से कंपेयर करके बताएंगे कि एररफुल है। तो ऐसा क्राइटेरिया आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग एवरी पर्सन में कमिट मिस्टेक्स। तो मैं जो बात एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ उसे दिमाग में रखो कि एरर एक तो हो ही नहीं सकती है, और अगर होगी तो जानी नहीं जा सकती है, क्योंकि सारा मेजरमेंट क्या है? एररफुल है। इसके बावजूद भी हम एरर पढ़ते हैं और एरर निकालते हैं। ऐसा हम प्रैक्टिकल पर्पस से करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा कंसाइज वे में, सिस्टमेटिक वे में, सहूलियत के हिसाब से जानने के लिए करते हैं। वरना बेसिकली जो मैं बात कह रहा हूँ ये बात हमेशा आएगी और आप इसको काट नहीं सकते हो। तो मैंने क्या कहा? एरर हो ही नहीं सकती है, और अगर होगी तो जानी नहीं जा सकती है। इसके बावजूद भी हम एरर पढ़ते हैं। तो चलो कैसे पढ़ते हैं, अब हम इस पर आते हैं। ये विवाद छोड़ देते हैं बात के लिए, और कैसे पढ़ते हैं ये हम जानें। तो एक टर्म ले रहा हूँ जिसके कई नाम हैं, और क्यों मैं ले रहा हूँ आपको बात समझ में आएगी। हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कई नाम हैं, मीन वैल्यू एक नाम है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू एक नाम है, एवरेज वैल्यू, और भी कई नाम हो सकते हैं। तो इन शब्दों के मायने क्या समझे? किसी मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एवरेज वैल्यू या सिर्फ वैल्यू, इनके मायने क्या हैं? तो आगे हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे। अभी हम एक एकेडमिकली एक फार्मूला टाइप की बात कर रहे हैं, जो फार्मूला से ज़्यादा सिर्फ आपको मेमोराइज कराने का एक तरीका है। तो मान लो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया गया, सपोज करो लेंथ नापी गई या कोई टाइम नापा गया, और मान लो फर्स्ट मेजरमेंट आया A1, सेकेंड आया A2, थर्ड आया A3, ऐसे n टाइम्स आपने लेंथ को या टाइम को, जो आप लेंथ ही ले लो, लेंथ को मेजर किया, और आखिरी मेजरमेंट आपका आ गया AN। हम क्या करते हैं? इसका अर्थमेटिक मीन लेते हैं। मीन सारे टर्म को जोड़कर जितने टर्म हैं उससे डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म से, तो ये एवरेज चलाता है। ये कॉमन एवरेज है। इस एवरेज को ही उस मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। मीन्स अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन मेजरमेंट वी हैव गॉट ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एज A1, A2, A3 डैश डैश, लास्टली मेजरमेंट इज AN. So I am going to calculate mean value, true value, absolute value, average value of that measurement. तो इस एवरेज को लिखने के कई तरीके हैं। कुछ बुक्स क्या करती हैं कि इसके ऊपर एक बार लगा देती हैं और ये एवरेज का सिंबल हो जाता है। कुछ बुक्स क्या करती हैं कि कुछ नहीं करती हैं, एम लिख दिया या मीन लिख दिया। मैं यहाँ बार का यूज कर रहा हूँ। तो जितने मेजरमेंट हैं सबकी एवरेज वैल्यू ले लिया, A1 प्लस A2 प्लस A3 से चलकर AN बाई N, इसी को मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू मान लिया। देखो ये ट्रू वैल्यू होती नहीं है, मानी जाती है। और क्यों मानी जाती है? इसके पीछे ह्यूमन बीइंग की ये साइकोलॉजी है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो बार बार करते हैं तो एरर होने की आशंका घटती चली जाती है। एरर जीरो तो कभी नहीं होती है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट मेजरमेंट था A1, सेकेंड था A2, थर्ड था A3, 50वां था AN। सबको डिवाइड किया, N से हमने डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। ये जो कुछ आया उसकी ट्रू वैल्यू को बता रहा है। और मैंने बताया कि किसी प्रैक्टिस को, किसी ऑब्जर्वेशन को बार बार लोगे, जितनी ज़्यादा बार लोगे गलत होने की उसकी आशंका या पॉसिबिलिटी कम होती चली जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि पूरी तरह वो गलत तो हो ही ना, लेकिन ह्यूमन बीइंग के हिसाब से हम
ये मान लेते हैं कि इफर्ट का एक लाइफ में महत्व है। साइकिल चलाना सीखते हैं, पहली बार में गिरते हैं, दूसरे में थोड़ा कम गिरते हैं, तीसरी बार में और कम गिरते हैं, 100वीं बार में हम हाथ छोड़ कर साइकिल चलाते हैं। तो परफेक्शन का लाइफ में बड़ा महत्व है और इस बात को हमने मान लिया कि ये ट्रू वैल्यू है। होती नहीं, हमने मान लिया ट्रू वैल्यू है, क्योंकि जब तक ट्रू मानेंगे नहीं, सही मानेंगे नहीं, इससे बिना कंपेयर किए हम एरर की बात नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया, जिसके कई सिंबल आ गए। अब चलो मिटाते हैं। एक टर्म आता है एब्सोल्यूट एरर, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट एरर। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जो ट्रू वैल्यू आपने एज्यूम किया है उससे किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट को कंपेयर करो, तो जो डिफरेंस आएगा, जो एरर आएगी, वो उस पर्टिकुलर मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। मीन्स अगर हम जानना चाहते हैं कि A1 मेजरमेंट में कितनी इंडिविजुअल एरर आएगी, तो सिंबल में लिख दिया हमने डेल्टा A1। डेल्टा A1 किसको बता रहा है? A1 मेजरमेंट के एब्सोल्यूट एरर को बता रहा है। ये किसके बराबर होगा? तो A1 से जो मीन वैल्यू थी, जिसको हमने ऐसे लिखा था, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो कुछ आएगा वो A1 की एब्सोल्यूट एरर को बताएगा। चूँकि एरर को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू ज़्यादा हो, ये वैल्यू कम हो, ये नेगेटिव चला है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने दो लाइन खींचा या कहा ये मॉडुलस है या मॉड है। सो दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन A1। इन द सिमिलर वे, इफ आई एम राइटिंग डेल्टा A2, so delta A2 will be absolute error in A2। तो ये A2 के एब्सोल्यूट एरर है। तो नया पॉइंट ये आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एरर। सो डिफरेंस बिटवीन द पर्टिकुलर मेजरमेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू गिव्स एब्सोल्यूट एरर ऑफ दैट मेजरमेंट। तो A1 की ये एब्सोल्यूट एरर हो गई, A2 की ये एब्सोल्यूट एरर हो गई, सिमिलरली A3 की एब्सोल्यूट एरर होगी। हम क्या करते हैं, इन सारी एरर्स का एक मीन ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं और उसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ABSOLUTE, मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसे हमने सिंबल डेल्टा A बार से रिप्रेजेंट कर दिए। So delta A bar will show delta A1, delta A2, delta A3 and finally delta AN by N। तो ये A1 की एब्सोल्यूट एरर थी, A2 की एब्सोल्यूट एरर थी, A3 की एब्सोल्यूट एरर थी, लास्ट मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर थी। सारी एब्सोल्यूट एरर का फिर एवरेज ले लिया, फिर अर्थमेटिक मीन ले लिया, तो जो ये आ रहा है दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर आपकी इच्छा हो आप उतारते चलो। अब आओ नेक्स्ट हम लेते हैं फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। ये नया कुछ नहीं, हमने लिखा डेल्टा A बार, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हमने ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू A बार से डिवाइड कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, ओके, या रिलेटिव एरर। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस विल बी कॉल्ड परसेंटेज एरर। इसे बोल देंगे हम परसेंटेज एरर। तो कुल मिलाकर आपने 3-4 बातें देखी, जिनको एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। मीन वैल्यू, किसी मेजरमेंट में जितने, किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में
जितने ऑब्जर्वेशंस आते हैं उनका एवरेज ले लिया, दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, उसको हम ट्रू वैल्यू मान के चलते हैं और उस ट्रू वैल्यू जिसे मान के चलते हैं इंडिविजुअल वैल्यू को कंपेयर करते हैं, मीन्स घटाते हैं, तो जो आता है उस पर्टिकुलर मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। अब ऐसे जितने एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका एवरेज ले लिया और उसे नाम दे दिया मीन एब्सोल्यूट एरर। इस मीन एब्सोल्यूट एरर को हमने मीन वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो वो कहलाएगा फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। अगर बाय द वे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कहलाएगा वो परसेंटेज एरर। अब इन बातों को क्लैरिफाई करने के लिए और ठीक से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और मैं उसे राइट डाउन कर रहा हूँ। ओके बेटा, तो मैं बुक से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसे लिख रहा हूँ, आप भी चाहो तो लिख सकते हो। तो राइट द क्वेश्चन, टाइम पीरियड of a simple pendulum in successive SUCCESSIVE in successive measurements is 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and ले लिया 2.8 second. 2.8 second. Time period of a simple pendulum in the successive measurements are 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.8 second. करना क्या है? कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर ABSO, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर PERCENTAGE एंड परसेंटेज एरर। अब जरा इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई सिंपल पेंडुलम है, हमने सिर्फ टाइम पीरियड को कई बार मेजर किया, कई बार मीन्स 1 2 3 4 5 टाइम्स मेजर किया और मेजरमेंट में जो रीडिंग आ रही है वो अलग अलग आ रही है। फर्स्ट टाइम में आ रही है 2.63, सेकेंड में 2.56, थर्ड में 2.42, 2.71 एंड लास्ट में 2.8 सेकेंड। इन मेजरमेंट के बेस पर हमें बताना है कि टाइम पीरियड में एब्सोल्यूट एरर्स क्या होंगी और कुल मिलाकर परसेंटेज एरर क्या होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा राइट डाउन कर लो, मैं मिटाऊंगा, मैं फिर दोबारा डेटा देखूंगा तो मैं बता रहा हूँ कि करना क्या है। तो होपफुली आप इसे राइट डाउन कर रहे होगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू रब द क्वेश्चन। मैं इसे रब कर रहा हूँ। देखो, परसेंटेज एरर तक पहुंचने के पहले जरूरी है कि हम मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू को लिखें। तो मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू को लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबका हम मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन लेंगे जो छोटी क्लास में लेते हैं। तो चलो ट्रू वैल्यू को अगर हम यूँ रिप्रेजेंट करें T बार से, जैसे हमने बताया कि एक लाइन खींच सकते हैं
और भी तरीके हैं। तो अगर टी बार से रिप्रेजेंट करें तो मैं दोबारा डेटा ले रहा हूँ। फर्स्ट मेजरमेंट था 2.63, सेकेंड था 2.56, थर्ड था 2.42, फोर्थ था 2.71 और लास्ट था 2.80। ये 5 टर्म है बेटा, 1 2 3 4 5। हमने इनको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखो, ऐड करते वक्त हम अपने दिमाग में सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ इन सब के कंसेप्ट को रखेंगे। तो जैसा हमने बताया था कि एडिशन में रिजल्ट कैसे लिखते हैं, कि देखते हैं कि जो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स हैं उनमें डेसिमल के बाद कितने लिस्ट प्लेसेज हैं, रिजल्ट में भी उतने ही प्लेसेज होने चाहिए। तो बाय द वे यहाँ पर हर जगह 2 प्लेसेज है, 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2। सो रिजल्ट मस्ट कंटेन ओनली 2 प्लेसेज आफ्टर डेसिमल। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये चला आता है 13.12/5। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2.624 सेकेंड। आप करके देखा ना, ये आ गया 2.624 सेकेंड। लेकिन जैसा हमने बताया कि रिजल्ट डेसिमल के सिर्फ 2 प्लेसेस तक रखेंगे, क्योंकि ये तरीका है सिग्निफिकेंट फिगर को एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। तो हम फिर क्या करेंगे कि राउंडिंग ऑफ करेंगे और इस 4 को हटाएंगे। 4 5 से छोटा है, अपने आप ड्रॉप आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.62 सेकेंड। सो ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज 2.62 सेकेंड। अब हमें हर मेजरमेंट में इसमें एरर्स निकालने होंगे, जिसको हमने नाम दिया एब्सोल्यूट एरर्स। तो चलो ऐसे एरर निकालेंगे। अगर हम लिख रहा हूं डेल्टा T1, तो आप समझना कि फर्स्ट मेजरमेंट यानी कि 2.63 सेकेंड में कितनी इंडिविजुअल एरर आई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसा हमने कहा था कि मॉड लगा देंगे और 2.63 में से जो ट्रू वैल्यू हमने सब एज्यूम किया है, निकाला है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये चला आया 0.01 सेकेंड। आप करके देख लो, एक चला के 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट मेजरमेंट में, इस मेजरमेंट में कितनी इंडिविजुअल एरर आई है, जिसको मैं एब्सोल्यूट एरर कह रहा हूँ, वो इतनी चली आई है। अब हम बात करेंगे सेकेंड मेजरमेंट की, डेल्टा T2। तो डेल्टा T2 में हमने फिर लिखा 2.56 और सब्ट्रैक्ट किया 2.62। इसको देखो तो चला आएगा, मैं समझता हूँ 2.62 2.56। ओके, ये चला गया 0.06 सेकेंड। तो ये सेकेंड वाला हो गया। थर्ड में अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो थर्ड को अगर लिखता हूं तो डेल्टा T3 हो जाएगा और डेल्टा T3 हो जाएगा 2.42 माइनस 2.62। बार बार ये कह रहा हूँ, दिस इज मीन वैल्यू एंड दिस इज इंडिविजुअल वैल्यू, और हम इंडिविजुअल में एरर निकालना है। तो ये हो जाएगा बेटा, एक मिनट, हाँ, 0.02 सेकेंड। तो ये तीसरे का एरर निकल गया। चौथे का एरर निकालेंगे, एक नाम दे दिया डेल्टा T4। तो चौथे रीडिंग थे तुम्हारे 2.71 माइनस 2.62। इसे किया तो ये चला गया 0.09 सेकेंड। और लास्टली पांचवें रीडिंग को मैंने लिखा डेल्टा T5। तो
तो ये हो जाएगा 2.8 माइनस 2.62, ये हो जाएगा 0.18 सेकेंड। ओके, तो देखो ये जो मैंने निकाला डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5, दीज आर इंडिविजुअल एरर्स इन मेजरमेंट, जिनको हमने नाम दिया एब्सोल्यूट एरर। अब हम इनका भी एवरेज लेंगे और वो कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जैसा मैंने बताया, मैं मिटा दे रहा हूं कि मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख रहा हूं डेल्टा T बार, ये हो जाएगा डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 5, तो ये हो गया 5। अब देखो मैं फिर इनको देखकर लिख रहा हूँ। फर्स्ट में एरर आई थी 0.01, सेकेंड में एरर आई थी 0.06, थर्ड में एरर आई थी 0.2, सॉरी 0.2, फोर्थ में एरर आई थी 0.09 एंड लास्ट में एरर आई थी 0.18। इन सब को हमने डिवाइड कर दिया बाई 5, तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T बार। ये कितना चलाएगा, तो इसे लिख दिया हमने, ऐड कर लेना 0.54 बाई 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो रफली ये चलाएगा, एग्जैक्ट नहीं, रफली चलाएगा 0.11 सेकेंड। ओके, तो ये आ गया 0.11 सेकेंड। अब चलो दो बातें जरा मैं दोबारा लिख दूं। पहले T बार, जरा ध्यान से देखना, T बार की वैल्यू हो गई थी 2.62 सेकेंड और डेल्टा T बार की वैल्यू हो गई थी 0.11 सेकेंड। ये है मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और इसको ट्रू मान के जब एरर हमने निकाला तो ये चला आया 0.11 सेकेंड। थोड़ा सा हम इसे और राउंड ऑफ करेंगे और प्रिसाइज बनाएंगे। जो बच्चे मेरे साथ शुरू से हैं वो समझ रहे हैं, जो नहीं भी होंगे समझेंगे कि देखो ये जो टाइम मेजर किया गया है, जनरल वॉच से टाइम पीरियड मेजर किया गया है, रिस्ट वॉच से टाइम पीरियड मेजर किया गया है, जिसका लिस्ट काउंट है 1 सेकेंड। तो ये तो बिल्कुल ही सर्टेन डिजिट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 1 सेकेंड का 0.6 पार्ट मेजर कर रहा है, 0.6 सेकेंड मेजर कर रहा है, ये डाउटफुल डिजिट है। तो अगर यही डाउटफुल है तो ये तो एब्सर्ड है। मीन्स जब हम इसे राइट डाउन करेंगे और हमारे दिमाग में है कि लिस्ट काउंट जनरल घड़ी का लिस्ट काउंट है जो 1 सेकेंड है, तो ये मेजरमेंट हो जाएगा ज़्यादा बेहतर तरीके से 2.6 सेकेंड। वैसे ही यहाँ में भी बात होगी, ये सर्टेन डिजिट है, ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, ये तो एब्सर्ड हो जाएगा। जब यही डाउटफुल है तो ये तो डाउटफुल और भी होगा। हमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है तो हम लिखते हैं कि जितने सर्टेन डिजिट्स जो ये है, जो फर्स्ट और डाउटफुल डिजिट है, दे कंप्राइज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस हिसाब से रिजल्ट यहाँ इतना ही बना और इस हिसाब से रिजल्ट यहाँ सिर्फ इतना हो। अब आ जाओ इस ऑब्जर्वेशन को, ये ट्रू वैल्यू हो गया और ये हो गया तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो फ्रैक्शनल एरर को लिखेंगे हम टी बार अपॉन डेल्टा टी बार अपॉन टी बार। तो देखो ये रखा 0.1 और ये रखा 2.6। अगर मैं हटा दूं तो ये हो गया 1/26। अगर ये कुल मिलाकर 25 होता
25 होता तो ये हो जाता 0.04। तो ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर निकालने में हम क्या करेंगे कि डेल्टा टी बार अपॉन टी बार इंटू 100 कर देंगे। तो ये कर दिया तो 1/26 इंटू 100 हो गया, रफली ये हो गया 4%, रफली हो गया 4%। तो मेजरमेंट में 4% की एरर आई परसेंटेज के हिसाब से। चलो ये तो बात हो गई। अब थोड़ा सा इस पर दूसरे नज़रिए से देखते हैं। दूसरा नज़रिया क्या है कि हमने एक ट्रू वैल्यू को निकाला और लिख दिया 2.6 सेकेंड, और इसके बेस पर जब एरर निकाला तो ये एरर चली गई 0.1 सेकेंड। बार बार लगाना जरूरी नहीं है। शुरू में ऐसा मैंने बताया, फैशन में विदाउट बार भी हम लिखते हैं और टीचर समझता है कि ये मीन वैल्यू है और ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब कोई बोले कि ये ट्रू वैल्यू ये है और इसको अगर हमने मेजर किया तो इतने एरर आए, तो क्या सचमुच की ट्रू वैल्यू हम निकाल पाएंगे? दिस इज नॉट द ट्रू वैल्यू, दिस इज ओनली मेजर्ड एज्यूम्ड ट्रू वैल्यू। इसको ट्रू वैल्यू हमने मान लिया है और मानने के बाद इतने की गलती चली आई है। तो प्रश्न ये राइज होता है कि ये ट्रू वैल्यू मान ली गई है और उसको मानने पर इतनी एरर आई है, तो क्या इसमें से एरर को अगर इंटरेक्ट कराएं, जोड़ घटा दें, तो क्या हमें सचमुच की ट्रू वैल्यू मिल जाएगी जो हम अभी तक नहीं निकाल पाए हैं? इसको इस तरीके से हम लिखते हैं। एक तरीका लिखने का तो मैं बात समझा रहा हूँ। हम इसे यूँ लिख देते हैं 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। तो पहले समझो कि जब ऐसे लिख दिया तो इसको पढ़ने का फैशन क्या है। तो जब टाइम पीरियड को हमने ऐसे लिख दिया तो कोई ऐसे रीड करेगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये टाइम पीरियड की मीन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, विच इज एज्यूम्ड, जो मान ली गई है, और मानने के बाद जो एरर आई है 0.1 सेकेंड की आई है। ये मैक्सिमम एरर है। 0.1 सेकेंड क्या है? मैक्सिमम एरर है। एक मैक्सिमम एरर होती है लिस्ट काउंट के बराबर, जो उससे थोड़ी कम आई है इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में। तो कुल मिलाकर अगर टाइम पीरियड को 2.6 सेकेंड हमने सही मान लिया तो एरर चली आई 0.1 सेकेंड की। अब फिर वही क्वेश्चन है कि क्या सही वैल्यू मानने पर, एरर निकालने पर क्या हमें सही वैल्यू मिल भी पाएगी जो सचमुच ट्रू वैल्यू होती है? तो एक काम करते हैं, ऐसे हम लिखते हैं कि 2.6 में 1 ऐड कर देते हैं तो ये 2.7 सेकेंड चलाएगा। 2.6 से 0.1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2.5 सेकेंड चलाएगा। हम ये कहते हैं कि ट्रू वैल्यू जो होगी ना वो ये होगी ना ये होगी, इन बिटवीन यही, इनके बीच में कोई होगी। क्या होगी कोई जानता नहीं है। तो जब हम एरर निकालते हैं, ट्रू वैल्यू मानते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि हमें ट्रू वैल्यू जो सचमुच की ट्रू वैल्यू है पता चल गई। हम हार्डली ये क्लेम कर सकते हैं कि ट्रू वैल्यू ना ये है ना इस रेंज, इस वैल्यू के लिए ट्रू वैल्यू कहेंगे, ना ये छोटी वैल्यू ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू होगी जरूर, वो इनके बीच में होगी। कौन सी होगी? नो नोजिट। क्योंकि अगर ट्रू वैल्यू पता ही होती तो एरर निकालने की क्या जरूरत थी? अब जरा बात समझो, आपको जब किसी मेजरमेंट में सही वैल्यू पता है तो सही वैल्यू पता है तो आप एरर क्यों निकालना चाह रहे हो, क्यों किसको परेशान कर रहे हो? मीन्स हमें सही वैल्यू नहीं पता है, मात्र हम कर सकते हैं कि सही वैल्यू इन दो वैल्यूज के बीच में होंगी। लेकिन फिर वही पर्सनलाइज होता है कि तुम निकलवाए क्यों भाई, जब पता ही नहीं है तो निकलवाए क्यों? तो देखो दो चीज़ें, ठीक है सही वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ हम अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हैं कि किसी मेजरमेंट की सही वैल्यू के लिए रैंडमली भटकने से अच्छा है कि इस अप्रोच को देखा जाए और ये तसल्ली प्राप्त कर लें कि वी डोंट नो रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, बट ट्रू वैल्यू विल लाइज इन बिटवीन दिस टू नंबर्स। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम कहाँ कहाँ भटकेंगे। इससे अच्छा है कि हमें एक फोरकास्टिंग मिल गई कि जब जो ट्रू वैल्यू आपको जानना होगा, जो मिलेगी तो नहीं, लेकिन आप अपने आप को कंसंट्रेट करो इन दोनों रेंज के बीच में। एक एग्जाम्पल तो बात समझ में आ गई। मान लो आपके घर में सांप निकल आया, ईश्वर न करे, लेकिन मान लो निकल आया। अब शोर मचा कि वो कमरे के भीतर है तो सारे मोहल्ले वाले उस पूरे मकान को घेर लेंगे। लेकिन किसी ने बोला नहीं नहीं नहीं, वो किचन में चला गया है,
तो सारे मोहल्ले वाले मकान को छोड़कर किचन में आ जाएंगे, सांप के पाए जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। अब किचन में भी उसको हर जगह ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, तो किसी ने देखा करे तो घड़े के भीतर चला गया, तो सब लोग लाठी लेकर घड़े के आसपास खड़े हो जाएंगे कि जो निकलेगा लाठी से मार देंगे। अब सांप जानता है कि घड़े के नीचे बिल है और घुसकर बाहर निकल जाता है। सांप मिलता तो है नहीं, लेकिन अगर मिल जाता तो मारना बड़ा आसान था क्योंकि घड़े के भीतर था। यही हाल है एरर का कि यही हाल है ट्रू वैल्यू का। ट्रू वैल्यू हम जानते नहीं हैं, लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री है कि ट्रू वैल्यू जिसको ढूंढने के लिए हमें न जाने किन किन वैल्यूज के बीच जाना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि ट्रू वैल्यू इस रेंज के भीतर होगी। क्या होगी हम नहीं जानते हैं। और ये छोटी अचीवमेंट नहीं है फिजिक्स में कि किसी फील्ड में जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं, जो कुछ भी रिजल्ट हम देख रहे हैं, वो इसी अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। परफेक्शन कहीं नहीं है, लेकिन परफेक्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग तब हमारे प्रयास क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बेटा एरर के बारे में इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एरर पर मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होंगे को लेकर हम डिटेलिंग करेंगे, और बाद के वीडियो में जैसा मैंने बताया है कि हम जीएई या नीट के क्वेश्चंस लेंगे और अलग तरह के क्वेश्चन जो मैक्सिमम बनते हैं एरर पर। तो आज के लिए इतना ही, और आप सबसे फिर मेरी रिक्वेस्ट है, देखो भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपसे विनती है कि प्लीज़ वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर तो करो ही। ठीक है, अच्छा मिलेंगे अगले वीडियो में। महादेव।